जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं रेशम कीट पालन से हम किस प्रकार से रेशम का जो धागा होता है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके कौन कौन से स्टेप होते हैं उसके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन के अंदर हम 3 बिंदुओं को कवर करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम रेशम का धागा प्राप्त कर सकते हैं, और जब हम रेशम का धागा प्राप्त करते हैं तो उस दौरान रेशम कीट के अंदर कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और उसके कौन कौन से प्राकृतिक शत्रु होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि अल्टीमेटली जब हम रेशम का धागा प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद में जो ओवरऑल जो हमारा सेरीकल्चर होता है उससे हमको कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, कौन कौन सा उसका इंपॉर्टेंस होता है, वो सारा चीज़ आज हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेशम कीट पालन के माध्यम से हम किस प्रकार से रेशम का जो धागा होता है वो प्राप्त करते हैं। तो आप भी कॉपी पेन लेकर बैठेगा, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेगा और अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेरीकल्चर के अंदर किस प्रकार से हम रेशम का जो धागा होता है वो प्राप्त करते हैं। रेशम का जो धागा होता है वो प्राप्त करते हैं। ये पूरा मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके लिए हमें 3 स्टेप की आवश्यकता होगी। जब हम रेशम का जो धागा होता है वो सेरीकल्चर के माध्यम से प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हमें कितने मेथड की आवश्यकता होगी? 3 मेथड की आवश्यकता होगी। तो कौन कौन से मेथड होंगे? तो सबसे पहला आता है इसके अंदर जो प्रोसेस आती है वो प्रोसेस आती है इसके अंदर नंबर फर्स्ट आती है शहतूत की खेती। कौन सा आता है? नंबर फर्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है शहतूत की खेती, कल्टीवेशन ऑफ मोरस। ठीक है ना। शहतूत की खेती को हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? जब हम शहतूत की खेती करते हैं तो उसे हम मोरी कल्चर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मोरी कल्चर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना, मोरी कल्चर के नाम से इसको हम जानते हैं। तो पहला स्टेप ये आता है कि जब हम रेशम का कीट का पालन किस पर करते हैं? शहतूत पर करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए? वैज्ञानिक रूप से हम किस प्रकार से शहतूत की खेती करते हैं उसका पैटर्न आना चाहिए, उसका तरीका आना चाहिए। तब जाकर हमारा रेशम का जो कीट है वो इसकी पत्तियों को खाएगा और आगे जाकर फिर वो रेशम का जो धागा है या फिर कोकून जो है वो हमको बना कर देगा। ठीक है ना। पहला स्टेप आता है शहतूत की खेती, जिसको हम मोरी कल्चर के नाम से जानते हैं। नंबर सेकंड की यदि हम बात करें तो नंबर सेकंड पर आता है हमारे इसके अंदर रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन नंबर सेकंड जो आता है वो आता है रेशम कीट पालन, जिसको हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। अब रेशम कीट जो होता है उसका हमको किस पर पालना है? शहतूत की पत्तियों पर पालन उसका करना है। तब जाकर वो पत्तियों को खाएगा, पत्तियों को फीड करेगा। फीड करने के बाद में उससे हमें रेशम का धागा प्राप्त होगा। तो दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है रेशम कीट का पालन करना। और तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है इसके अंदर रीलिंग। तीसरा जो स्टेप आता है वो क्या आता है? रीलिंग आता है। रीलिंग को ही हम और कह सकते हैं धागाकरण। क्या कह सकते हैं? धागाकरण। धागाकरण को जो इंग्लिश में कहा जाता है वो कहा जाता है थ्रेडिंग। क्या कहा जाता है? थ्रेडिंग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना। रीलिंग या फिर इसी को कहा जाता है धागाकरण, जिसको हम थ्रेडिंग के नाम से जानते हैं। अगर ये तीनों प्रोसेस हमें अच्छी तरह से आते हैं तो हम एक कह सकते हैं हम जो सिल्क इंडस्ट्री होती है उसको हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं और आसानी से हम रेशम का धागा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप आता है मोरी कल्चर या शहतूत की खेती किस प्रकार से हम कर सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमें क्या करना है? शहतूत की खेती करनी है। तो शहतूत की खेती करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर की आवश्यकता होती है। यानी कि पैरामीटर का शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पर सोइल किस प्रकार की लेंगे, कौन कौन सी वैरायटी अच्छी होती है, कौन कौन सी ऐसी मोरस या शहतूत की स्पीसीज है जिन पर अत्यधिक मात्रा में रेशम का जो कीट होता है वो लगता है या कोकून का निर्माण करता है। या फिर हम बात करें कि 1 एकड़ में हमें कितना शहतूत की पत्तियाँ प्राप्त हो जाती है, तो वो सारा इसके पैरामीटर का अंदर मेजर किया जाता है। तो उन पॉइंटों को हमें ध्यान रखना है। तो शहतूत की जब हम खेती करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इसके अंदर किस प्रकार की मर्दा की हमें आवश्यकता होगी। किस प्रकार की इसके अंदर हमें मर्दा की आवश्यकता होगी। तो यदि हम मर्दा की बात करें तो इसके लिए हमें बलुई मर्दा की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की मर्दा की आवश्यकता होती है? बलुई मर्दा। जो बलुई मर्दा या फिर हम इसको कह सकते हैं बलुई दोमट मर्दा। ठीक है ना। बलुई दोमट मर्दा हमें आवश्यक होती है। शहतूत की खेती के लिए किस प्रकार की मर्दा की आवश्यकता होती है? तो बलुई दोमट मर्दा की आवश्यकता होती है। नंबर सेकंड पॉइंट की यदि हम बात करें तो ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां हैं? शहतूत की ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिनके ऊपर हम रेशम कीट पालन कर सकते हैं? तो उसके लिए प्रमुख प्रजातियां आती हैं जिसको हम मोरस, 3-4 याद रखनी हमें। एक तो आता है मोरस अल्बा,
एक प्रजाति है आती है मोरस एल्बा, दूसरी आती है मोरस इंडिका, दूसरी कौन सी आती है तो मोरस इंडिका, और तीसरी आती है इसके अंदर मोरस सेराटा। कौन सी आती है मोरस सेराटा। हालांकि कई सारी प्रजातियां होती हैं इसकी, इनके जो बीज होते हैं बीज के आधार पर इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। किसी के अंदर लाल बीज होते हैं, किसी के अंदर काले बीज होते हैं, तो उनके नाम के आधार पर ये उनके बीज के आधार पर ये सारे के सारे नाम दिए जाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि जो ये प्रजातियां आपको दिखाई दे रही इनमें से सबसे बेस्ट प्रजाति कौन सी मानी जाती है रेशम कीट पालन के लिए। तो जो सबसे बेस्ट जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, मोरस इंडिका मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, मोरस इंडिका मानी जाती है। तो ये पॉइंट याद रखना, सर्वाधिक उपयुक्त। आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक उपयुक्त प्रजाति कौन सी होती है रेशम कीट पालन के लिए, तो वो कौन सी हो जाएगी, मोरस इंडिका सर्वाधिक उपयुक्त स्पीसीज होती है। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर प्रजातियां हो गई हमारे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आती हैं इसकी वेराइटी से, किस्मों से इसके प्रश्न आता है, ठीक है ना। किस्मों की यदि हम बात करें तो इसके लिए हमें दो तरह की किस्मों का पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट आता है उत्तरी भारत के लिए, कौन सा आता है, उत्तरी भारत की किस्में। एक तो इसके अंदर हमें याद रखना उत्तरी भारत की किस्में, और एक हमें याद रखना है दक्षिणी भारत की किस्में। एक तो हमें याद रखना है दक्षिणी भारत की किस्में और एक याद रखना है कौन सा, उत्तर भारत की किस्में। यदि हम बात करें उत्तर भारत के अंदर ऐसी कौन कौन सी प्रचलित किस्में हैं जो शहतूत के लिए हम लगा सकते हैं, तो वो आती हैं इसके अंदर 5 सीरीज की किस्म आती है। कौन से सीरीज की आती है, 5 सीरीज की किस्म आती है। तो एक तो आता है 5, एक आता है इसके अंदर 5,519 और एक आता है 5,663 इसके अंदर आता है। ये हमें दो ध्यान रखनी है उत्तरी भारत के लिए, कौन कौन सी, 5,519 और 5,663 ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट यदि हम बात करें दक्षिणी भारत के लिए, तो दक्षिणी भारत के लिए जो किस्म आती है वो आती है कोवना। कौन सा आता है, कोवना 25-30 ये किस्म आती हैं जो हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन सी आती हैं, कोवना 25-30 ये 3 वेराइटी हैं जो शहतूत की खेती के लिए सबसे प्रीफर की जाती है। ये दोनों हमें ध्यान रखनी उत्तर भारत और दक्षिणी भारत के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे 3 बिंदु कवर होते हैं। नंबर 4 की यदि हम बात करें तो इसके लिए जब हम ये सारा हम कर लेते हैं तो इसका हम प्रवर्धन यानी कि जो प्रोपेगेशन जो होता है वो किस विधि से करते हैं, प्रवर्धन। जो शहतूत जो होता है इसका यदि हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसको वैज्ञानिक रूप से ग्रो करवा रहे हैं, तो उसका जो कल्टीवेशन जो किया जाता है या फिर प्रोपेगेशन जो किया जाता है वो किस मेथड से किया जाता है। तो इसका जो प्रोपेगेशन जो होता है वो कितने 3 मेथड से किया जाता है। नंबर फर्स्ट आता है इसके अंदर बीज के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, शहतूत को उगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, रूट ग्राफ्टिंग के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, शहतूत को उगा सकते हैं। और एक आता है इसके अंदर स्टेम कटिंग। कौन सा कटिंग, स्टेम कटिंग, जिसको हम तना कटिंग के नाम से भी जानते हैं, स्टेम कटिंग, ठीक है ना। तो 3 मेथड होते हैं प्रवर्धन के, कौन कौन से, बीज के द्वारा, जड़ ग्राफ्टिंग के द्वारा और तना कटिंग के माध्यम से भी हम इसको आसानी से उगा सकते हैं। तो इन तीनों मेथड में से सबसे अच्छा मेथड कौन सा माना जाता है, जो मोरिकल्चर के लिए बेस्ट माना जाता है, और वो माना जाता है स्टेम कटिंग। तो ये सबसे उपयुक्त ये होता है, सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है प्रोपेगेशन की मोरिकल्चर को लगाने के लिए, तो वो कौन सा हो जाएगा, स्टेम कटिंग हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हमारे 4 बिंदु यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से, सोइल कैसी चाहिए होती है, तो हमें सैंडी लोम सोइल चाहिए होती है। स्पीसीज कौन कौन सी होती है, मोरस एल्बा, मोरस इंडिका और एक होता है मोरस सेराटा, जिसमें से सबसे बेस्ट जो मानी जाती है वो मोरस इंडिका मानी जाती है। वेराइटी की बात करें तो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के लिए उत्तरी भारत के अंदर 5 सीरीज की आती है और दक्षिणी भारत में आती है कोवना 25-30 आती है। और प्रोपेगेशन बीज के द्वारा कर सकते हैं, रूट ग्राफ्टिंग के द्वारा और स्टेम कटिंग के माध्यम से हम आसानी से इसको उगा सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है स्टेम कटिंग, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस स्लाइड से केवल 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट आता है इसके अंदर सोइल कैसी चाहिए होती है और स्पीसीज कौन सी बेस्ट मानी जाती है, मोरस इंडिका, और प्रोपेगेशन का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा हमारे स्टेम कटिंग हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब हम ये सारी चीज़ कर लेते हैं, कर लेने के बाद में हमने प्रोपेगेशन कर दिया, इसको उगा भी लिया, किस्मों का चयन कर लिया, सब कुछ कर लिया हमने, तो उसके बाद में लास्ट में हमें इससे क्या प्राप्त होगी, पत्तियाँ प्राप्त होगी। तो जब हम ये सारा मेथड अपना लेते हैं, सारे पैरामीटर को सही से वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिक मापदंड के अनुसार उपयोग में ले लेते हैं, तो उसके बाद में हमें
पत्तियां प्राप्त होती है। तो 1 एकड़ में जब हम शहतूत की खेती करते हैं तो हमें 1 एकड़ में कितनी पत्तियां प्राप्त होती हैं, तो 1 एकड़ में हमें कितनी पत्तियां प्राप्त होती हैं। यदि हम 1 एकड़ की बात करें, जब हम वैज्ञानिक रूप से अच्छे तरीके से इसको उगा लेते हैं तो हमें 1 एकड़ में जो शहतूत की खेती करने पर हमें 5 से लगभग 6,000 किलोग्राम पत्तियां प्रति एकड़ प्राप्त होती है। ठीक है ना। जब हम वैज्ञानिक रूप से इसको उगा लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 5 से 6 किलोग्राम पत्तियां प्रति एकड़ प्राप्त होती है। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब हम जब शहतूत की खेती करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जो शहतूत का जो पौधा होता है वो 12 महीने होते हैं, 12 महीने इसकी पत्तियां हमेशा हरी अवस्था में बनी रहती है। स्पेसिफिक टाइम होता है, लगभग 4 से 5 महीने में ये पकड़ तैयार हो जाता है। तो उस दशा में क्या होता है, जब इसका सीजनल टाइम आता है ग्रो करवाने का, तब तो पत्तियां हरी अवस्था में बनी रहती है। लेकिन जब इसका सीजनल टाइम नहीं रहता है, गर्मी का टाइम आ जाता है, तो उस दशा में क्या होता है, पत्तियां सूख जाती हैं। तो उन पत्तियों को सूखने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहते हैं। तो जो पत्तियां ये जो होती हैं, ये पत्तियां जो होती हैं, ये पत्तियों को सूखने से बचाने के लिए, ये जो पत्तियां होती हैं इनको सूखने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो समय समय पर क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। क्या करते हैं, पानी का समय समय पर हम क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। और समय समय पर जब हम पानी का छिड़काव करते हैं तो ये पत्तियां जो होती है ये हमेशा क्या बनी रहती है, हरी अवस्था में बनी रहती हैं। और पत्तियां जितनी ज़्यादा पानी का छिड़काव करते हैं तो पत्तियां जो होती है वो कैसी बनी रहती है, हरी बनी रहती है। कैसी बनी रहती है, हमेशा हरी बनी रहती हैं। और पत्तियां जितनी ज़्यादा हरी बनी रहेगी उतना ही ज़्यादा हमें क्या प्राप्त होगा, रेशम का धागा प्राप्त होगा। उतना ही ज़्यादा हमें क्या प्राप्त होगा, रेशम का धागा प्राप्त होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको 5 स्टार लगाना। अगर हमें रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करना, रेशम के धागे का सबसे अधिक उत्पादन करना है तो उसके लिए जो पत्तियां हैं वो कौन सी अवस्था में बनी रहनी चाहिए, हमेशा हरी अवस्था में बनी रहनी चाहिए। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के साथ में हमारा जो पहला जो स्टेप आता है कि किस प्रकार से सेरीकल्चर के अंदर हमको रेशम का धागा प्राप्त करने के लिए हमें शहतूत की खेती किस प्रकार से करनी है, वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। अब हमारे पास में शहतूत की खेती करने के बाद में हमारे पास में पत्तियाँ अवेलेबल हो चुकी हैं। अब उन पत्तियों पर हमें जो रेशम का जो कीट होता है उसको क्या करवाना है, ग्रो करवाना है। तो नंबर 2 स्टेप जो होती है वो अब हमारे स्टार्ट होती है, ठीक है ना। अब जो हमारा नंबर 2 जो स्टेप आती है वो कौन सी आती है, नंबर 2 जो स्टेप आती है वो आती है इसके अंदर साथियों, रेशम कीट पालन। कौन सा कीट पालन, रेशम कीट पालन। अब हमें क्या करना है, रेशम का जो कीट होता है उसको पालना है, उसको हमें पत्तियों के ऊपर ग्रो करवाना है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ को, या फिर हम बात करें किसी भी जीवित अवस्था, जो हम बात कर रहे हैं रेशम कीट की, उसको अगर हमें ग्रो करवाना है तो ग्रो करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, अंडे चाहिए होंगे। तो रेशम कीट पालन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होंगे, अंडे चाहिए होंगे। और अंडों को हम किस में रखेंगे, फिर पत्तियों के ऊपर रखेंगे और पत्तियों को फीड करेंगे, फिर लार्वा अवस्था में फीड करेगा। और उसके बाद में हमें अल्टीमेटली आगे जाकर फिर कोकून जो प्राप्त होगा उससे हम रेशम का धागा प्राप्त कर लेंगे। तो उसमें क्या किया जाता है, ये रेशम कीट पालन में क्या किया जाता है, हमको अंडे चाहिए होते हैं, ठीक है। क्या चाहिए होते हैं, अंडे चाहिए होते हैं हमको। और जो ऐसा केंद्र जो हमको अंडा उपलब्ध करवाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम ग्रेनेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ग्रेनेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है इसको, ग्रेनेज। ग्रेनेज क्या होता है, तो अंडा उपलब्ध करवाने वाला केंद्र। ऐसा केंद्र जहाँ से हमको रेशम कीट के जो अंडे प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे केंद्र को किस नाम से जाना जाता है, ग्रेनेज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उसको, ग्रेनेज के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेनेज क्या होता है, तो अंडा उपलब्ध करवाने वाला जो केंद्र होता है उसको हम ग्रेनेज के नाम से जाना जाता है। तो अब प्रश्न आता है कि भारत में ऐसा कोई केंद्र है जो हमको अंडा उपलब्ध करवा सकता है। तो जी हाँ, एक केंद्र बना हुआ है और उस केंद्र का नाम है ग्रेनेज की यदि हम बात करें तो रेशम, उस केंद्र का नाम है रेशम अनुसंधान
केंद्र का नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, रेशम अनुसंधान केंद्र, रेशम अनुसंधान केंद्र। और इस केंद्र की जो स्थापना होती है, स्थापना याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है इससे, इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है, तो 1948 में इसकी स्थापना होती है। रेशम अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना होती है वो कहाँ पर होती है, 1948 में होती है। और ये केंद्र भारत में कहाँ पर स्थित है, तो ये जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, उसकी लोकेशन भी याद रखिएगा। ये स्थित है कहाँ पर, देहरादून में। कहाँ पर स्थित है, देहरादून के अंदर स्थित है ये। और देहरादून वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो ये यूके उत्तराखंड के अंदर ये स्थित है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो रेशम कीट पालन के लिए हमें शुरुआत की 3 बातें याद रखनी है। हमको पालन करने के लिए अंडे चाहिए होते हैं, तो जब किसी केंद्र के माध्यम से हम अंडे लेते हैं तो उस केंद्र को क्या कहा जाता है, ग्रेनेज कहा जाता है। तो भारत में कहाँ पर स्थित है ग्रेनेज, तो वो हो जाएगा कहाँ पर स्थित है, देहरादून। और उस ग्रेनेज का नाम क्या है, तो उस ग्रेनेज का नाम हो जाएगा रेशम अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। इसकी स्थापना 1948 में होती है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हमको अंडा उपलब्ध हो गया है। अंडा उपलब्ध होने के बाद में इन अंडों को हम कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, इन अंडों को हम शिफ्ट करेंगे कहाँ पर, ट्रे के अंदर। कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, इसको ट्रे के अंदर शिफ्ट करेंगे। और ट्रे के अंदर शिफ्ट करेंगे तो इस ट्रे में हम ऑलरेडी इसके अंदर हमने जो रेशम की जो पत्तियां थी वो पत्तियां ऑलरेडी इस ट्रे के अंदर हमने रखी हुई है। इस ट्रे के अंदर जैसे ही हम अंडों को शिफ्ट करेंगे तो ये अंडे क्या करेंगे, ये जो पत्ती थी पत्ती को क्या करेंगे, फीड करेंगे, पत्ती को क्या करेंगे, खाएंगे, पत्ती को क्या करेंगे, खाएंगे, पत्ती को खाएंगे। और खाने के बाद में क्या होगा, जो पत्ती को कौन सी अवस्था खाती है, तो पत्ती को खाती है लार्वा अवस्था, ठीक है। पत्ती को कौन सी अवस्था खाएगी, लार्वा अवस्था खाएगी। वो लार्वा अवस्था धीरे धीरे मैच्योर होने लगेगी और मैच्योर होने के बाद में किस में बदल जाएगी, प्यूपा में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, प्यूपा में बदल जाएगा। और ये प्यूपा ही जो होता है वो क्या करता है, कोकून का जो होता है वो आवरण इसके ऊपर पाया जाता है। प्यूपा के ऊपर ही क्या पाया जाता है, कोकून का आवरण पाया जाता है। और इसी कोकून को हम क्या करेंगे, अब यहाँ तक प्यूपा तक यहाँ पर क्या हो जाता है, सेकंड अवस्था जो होती है रेशम कीट का जो पालन किया जाता है वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में प्यूपा के ऊपर जो कोकून का जो आवरण पाया जाता है, यहाँ से हमारी तीसरी जो अवस्था होती है जिसको हम रीलिंग के नाम से जानते हैं वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सी अवस्था आ जाती है, रीलिंग आ जाती है। कौन सी अवस्था आ जाती है, रीलिंग अवस्था आ जाती है। रीलिंग अवस्था का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कोकून प्राप्त करना, कोकून से रेशम का धागा प्राप्त करना, कोकून से रेशम का धागा प्राप्त करना, ये तीसरी अवस्था आती है जिसको हम रीलिंग के नाम से जानते हैं। और इसके माध्यम से हम रेशम का धागा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किस प्रकार से हम रेशम कीट की सहायता से रेशम का धागा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम रेशम का धागा प्राप्त कर सकते हैं। एक बार मैं फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ। रेशम का धागा प्राप्त करने के लिए हमें 3 अवस्थाओं की आवश्यकता होती है। पहली अवस्था आती है मोरिकल्चर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, शहतूत का पालन करते हैं। शहतूत जो पौधा होता है उसके हम कल्टीवेशन करते हैं वैज्ञानिक रूप से। जैसे ही हम वैज्ञानिक रूप से उसकी कल्टीवेशन करते हैं तो हमें पत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। और पत्तियों पर ही हम क्या करते हैं, रेशम का जो कीट होता है उसको वृद्धि करवाते हैं। और ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम रेशम का कीट का पालन करते हैं तो उसे हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। और सेरीकल्चर के अंदर ही क्या होता है, हमको अंडों की आवश्यकता होती है। अंडे जिस केंद्र से प्राप्त होते हैं उसे हम ग्रेनेज कहते हैं। भारत में ग्रेनेज कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून के अंदर स्थित है। और उस केंद्र का नाम है रेशम अनुसंधान केंद्र, ये हमें ध्यान रखना है, जिसकी स्थापना 1948 में होती है। अब उस अंडे को हम क्या करेंगे, ट्रे के अंदर शिफ्ट करेंगे जहाँ पर ऑलरेडी हमने हरी पत्तियाँ रखी हुई हैं। और अगर सूखी पत्तियाँ हैं तो उस पर हम धीरे धीरे पानी का छिड़काव करते रहते हैं, तो वो नमी उसके अंदर बनी रहती है, जिसकी वजह से जो रेशम का जो लार्वा अवस्था होता है वो उसको आसानी से फीड कर सके। और जैसे ही लार्वा अवस्था आती है तो वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है और प्यूपा अवस्था में बदलता है। और प्यूपा अवस्था में जैसे ही बदलता है तो वो अपने चारों तरफ कोकून का आवरण बना लेता है। यहाँ तक हमारे सेकंड स्टेप कंप्लीट होती है। उसके बाद में तीसरी स्टेप आती है जिसको हम रीलिंग के नाम से जानते हैं, जिसको हम थ्रेडिंग के या फिर धागाग्रहण के नाम से भी जानते हैं। तो तीसरी अवस्था में कोकून से मशीनों की सहायता से हम रेशम का धागा प्राप्त कर लेते हैं। और इसी की सहायता से हम इस पूरे मेथड की सहायता से हम आसानी से रेशम कीट पालन के माध्यम से रेशम का धागा प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा पूरा मेथड होता है। ये उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये सारी प्रोसेस हमने 3 प्रोसेस देखी। इस प्रोसेस के अंदर जो सेकंड नंबर की जो प्रोसेस थी जिसके अंदर हमने देखा था कि रेशम कीट पालन
से हम किस प्रकार से रेशम का धागा प्राप्त करते हैं। तो रेशम का धागा प्राप्त करने के बीच में इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां लगती है, कौन कौन से इसके प्राकृतिक शत्रु होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हो जाएगा रेशम कीट के प्रमुख रोग और रेशम कीट के प्रमुख प्राकृतिक शत्रु। ठीक है ना, यह हमारा अगला बिंदु हो जाएगा। तो हमारा जो अगला बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेशम कीट के रोग व रेशम कीट के रोग व प्राकृतिक शत्रु, रेशम कीट के रोग व प्राकृतिक शत्रु। ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक हो जाएगा रेशम कीट के प्रमुख रोग व प्राकृतिक शत्रु। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसके प्रमुख रोगों के बारे में चर्चा करते हैं। रोग सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अंदर सीधे सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इन रोगों में से प्रश्न सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो रोगों को पढ़ने से पहले हम उन रोगों का वर्गीकरण करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा रोग किस कैटेगरी के अंदर आता है और उनके नाम क्या है, वो सारा हम देखेंगे। उसके बाद में हम सेपरेट एक एक करके उनके बारे में अध्ययन करेंगे, कौन सा हानिकारक होता है, कौन सा किसकी वजह से रोग होता है, वो सारा हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं ये जो प्रमुख रोग होते हैं इनका हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। जब हम रोगों का जो वर्गीकरण किया जाता है, रोग जो होते हैं उनका हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। यदि हम बात करें रोगों का जो क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो कितने आधार पर किया जाता है, 3 आधार पर किया जाता है। नंबर फर्स्ट आता है रोगों का जो क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो कितने भागों में किया जाता है, 3 भागों में किया जाता है। नंबर फर्स्ट आता है इसके अंदर बायोटिक फैक्टर, या फिर जिसको हम कह सकते हैं जैविक कारकों से होने वाले रोग। ठीक है ना, बायोटिक फैक्टर जिसको हम जैविक कारक के नाम से भी हम जानते हैं, जैविक कारकों के माध्यम से होने वाले रोग। अब जैविक कारक कौन कौन से होते हैं वो थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे, पहले हम इनके नाम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन का प्रमुख आधार क्या है। ठीक है ना, दूसरा हो जाएगा इसके अंतर्गत इंटरमीडिएट। ठीक है ना, इंटरमीडिएट जिसको हम कह सकते हैं मध्य जीवी कारक। ठीक है ना, कौन सा कारक, मध्य जीवी कारक, यानी कि दोनों कैटेगरी के अंदर आने वाला। और तीसरा हो जाएगा एबायोटिक फैक्टर जिसको हम अजैविक कारक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अजैविक, जिसको हम अजैविक कारक के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, हम अजैविक कारक के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये 3 प्रमुख श्रेणियां होती हैं रोगों की। एक तो होती है बायोटिक फैक्टर, दूसरा होता है एबायोटिक फैक्टर, और एक आता है इंटरमीडिएट, यानी कि बायोटिक के अंदर भी आता है और एक होता है दोनों के अंदर आता है, बायोटिक और एबायोटिक दोनों के अंदर आता है। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि बायोटिक के अंदर कौन कौन से हमारे फैक्टर आते हैं जो क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं रेशम कीट के अंदर। तो इसके अंदर मुख्य रूप से 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है बायोटिक के अंदर। सबसे पहला आता है इसके अंदर कवक। ठीक है ना, नंबर सेकंड पर आता है जीवाणु, नंबर सेकंड पर आता है जीवाणु, और नंबर थर्ड पर आता है हमारे प्रोटोजोआ। नंबर थर्ड पर क्या आता है, प्रोटोजोआ। ये जो तीनों जो कारक होते हैं, इन तीनों कारकों को क्या कहा जाता है, बायोटिक या फिर जैविक कारक के नाम से हम जानते हैं। अब हम देखते हैं कि कवक के द्वारा रेशम कीट के अंदर कौन सी बीमारियां होती है, जीवाणु के द्वारा कौन सी और प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सी। उनके नाम इंपॉर्टेंट है, वो नाम याद रखना, 5 स्टार लगाना उनके ऊपर। ठीक है, कवक की यदि हम बात करें तो कवक के द्वारा जो हमारा रेशम कीट होते हैं इसके अंदर जो बीमारी लगती है वो लगती है मस्कार्डिन। कौन सी बीमारी लगती है, जो बीमारी लगती है कवक के द्वारा रेशम कीट के अंदर, उस बीमारी का नाम क्या है, मस्कार्डिन। ठीक है, जीवाणु के द्वारा बात करें तो जीवाणु के द्वारा होने वाली जो बीमारी होती है वो होती है इसके अंदर फ्लेचेरी। कौन सी बीमारी होती है, फ्लेचेरी, और दूसरा होता है इसके अंदर सोटा। ये 2 बीमारियां लगती हैं जीवाणु के माध्यम से रेशम कीट के अंदर, कौन कौन सी, फ्लेचेरी और सोटा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ की। यदि हम बात करें तो प्रोटोजोआ के द्वारा जो डिजीज होती है लगती है रेशम कीट के अंदर वो लगती है पेब्राइन। कौन सी लगती है, पेब्राइन। ठीक है ना, पेब्राइन बीमारी लगती है। और ये जो पेब्राइन बीमारी होती है ये सबसे घातक बीमारी होती है, सबसे घातक बीमारी। अगर पूछे जाए प्रश्न की ऐसी कौन सी बीमारी है जो रेशम कीट की सबसे घातक बीमारी के रूप में उसको कंसिडर किया जाता है तो कौन सी हो जाएगी,
पेब्राइन डिजीज़ हो जाएगी, ये हमें ध्यान रखना। ये जो मैं बता रहा हूँ ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को एज इट इज जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे के वैसे याद कर लीजिएगा। एग्जाम के अंदर इससे न्यू टाइप के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, वन लाइनर के अंदर या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में इससे सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, हम बात करते हैं अजैविक कारक। अजैविक कारक की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमें एक बीमारी का नाम याद रखना है और उस बीमारी का नाम हो जाएगा कोल्ट रोग, ठीक है ना। कोल्ट रोग ऐसी कौन सी बीमारी है, प्रश्न आएगा कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो अजैविक श्रेणी के अंदर आती है रेशम कीट की, उस बीमारी का नाम क्या हो जाएगा, कोल्ट रोग। और ये जो कोल्ट रोग जो होता है किसकी वजह से होता है, तो ये पोषक तत्व की कमी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, पोषक तत्व की कमी की वजह से। किसकी वजह से होता है, ये पोषक तत्व की कमी की वजह से होता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, इस पर भी 5 स्टार लगाना। नेक्स्ट आता है हमारे इंटरमीडिएट या मध्यजीवी कारक की वजह से कौन सी बीमारी होती है रेशम कीट के अंदर या फिर रोग होता है, तो उसको यदि हम बात करें तो वो होती है इसके अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा कारक आता है, तो कारक होता है वायरस। कौन आता है, वायरस आता है। एक और कारक आता है जिसको हम वायरोइड के नाम से जानते हैं। वायरस और वायरोइड जो दोनों होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, मध्यजीवी कारक के अंदर आते हैं। यानी कि अगर ये किसी जीवित सेल में पाए जाएंगे या जीवित कोशिका में पाए जाएंगे तो वो जैविक कारक के रूप में काम करेंगे। अगर वो वातावरण में खुले अवस्था में पाए जाते हैं, किसी जीवित कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, तो वो मृत जीव की तरह, मृत जीवी के रूप में कार्य करते हैं। तो ये कैसे होते हैं, मध्यजीवी होते हैं। यानी कि ये वायरस जो होते हैं जीवित कोशिका में पाए जाते हैं और एक रोग उत्पन्न करते हैं, और जीवित कोशिका का नाम क्या हो जाएगा, रेशम कीट हो जाएगा, ठीक है ना। जब वायरस के द्वारा रेशम कीट के अंदर जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम हो जाएगा यहाँ पर हमारे ग्रेसरी। कौन सी बीमारी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी ग्रेसरी बीमारी और एक हो जाएगी इसके अंदर सफ़ेद फ्लेचरी। सफ़ेद फ्लेचरी कौन सी बीमारी हो जाएगी, सफ़ेद फ्लेचरी। ये 2 बीमारियां इंपॉर्टेंट है जो किसकी वजह से होती हैं, वायरस के द्वारा होती है। और इन सभी बीमारियों के ऊपर आप लगाना 5 स्टार। ये क्लासिफिकेशन के ऊपर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 5 स्टार। इसको 5 स्टार से सम्मानित कीजिएगा। वन लाइन के अंदर, न्यू टाइप के अंदर आपको या फिर ऑब्जेक्टिव के अंदर इसमें से मिनिमम बता रहा हूँ लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सभी याद रखना। एक बार फिर हम रिवीजन कर लेते हैं। बायोटिक के अंदर 3 बीमारियाँ आती हैं। मस्कार्डिन कवक के द्वारा होती हैं, जीवाणु के माध्यम से। फ्लेचेरी और सोटा होता है। पेब्राइन जो होती है प्रोटोजोआ के माध्यम से होती है। अब इनके हम वैज्ञानिक नाम भी देखेंगे कि इनके वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं। सबसे पहले हम सरफेस से देख रहे हैं कि क्या नाम होते हैं। वायरस के द्वारा 2 बीमारियां होती है, रेशम कीट ग्रेसरी और सफ़ेद फ्लेचेरी। और एक हो जाएगा इसके अंदर अजैविक के अंदर जो बीमारी आती है, कोल्ट रोग आता है, जिसको हम पोषक तत्व की कमी की वजह से होता है। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम सबसे पहले हम बायोटिक के अंदर देखते हैं, एक एक बीमारी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं सबसे पहली जो हमारी बीमारियां आती हैं वो बीमारी आती है कौन सा वाला, बायोटिक। नंबर फर्स्ट पर आता है हमारे बायोटिक फैक्टर की वजह से होने वाली प्रमुख बीमारियां। बायोटिक फैक्टर की वजह से होने वाली प्रमुख बीमारियों में जो सबसे नंबर फर्स्ट पर जो आती है, नंबर ए पर आती है, वो आती है प्रोटोजोआ जनित। कौन सी बीमारी आती है, प्रोटोजोआ जनित बीमारी की यदि हम बात करें तो इसका नाम क्या होता है, तो मैंने नाम आपको पहले बता दिया था। और उस बीमारी का नाम है क्या, पेब्राइन। इस प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी का नाम है क्या, पेब्राइन रोग। किस बीमारी का नाम है क्या, पेब्राइन रोग। और ये पेब्राइन रोग जो होता है ये किसकी वजह से होता है, उसका नाम याद रखिएगा, नोसेमा। ये जो पेब्राइन जो रोग होता है ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है एक प्रोटोजोआ है और उसका नाम है नोसेमा बोम्बिसिस। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, नोसेमा बोम्बिसिस। क्या नाम है उस प्रोटोजोआ का, नोसेमा बोम्बिसिस उस प्रोटोजोआ का नाम है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि पेब्राइन जो रोग होता है वो किस प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो नोसेमा बोम्बिसिस होता है। इसके ऊपर स्टार लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करें ये जो पेब्राइन जो रोग होता है इससे संबंधित हमें 3 बातें याद रखनी है। पेब्राइन से संबंधित 3 बातें याद रखनी है। नंबर फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर आता है यह जो होती है ये सबसे क्या होती है, घातक बीमारी होती है। सबसे
घातक बीमारी के रूप में इसको क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, सबसे घातक बीमारी के रूप में कंसिडर किया जाता है। नंबर सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर, ये जो पेब्राइन डिजीज जो होती है ये सबसे अधिक नुकसान कहाँ पर पहुँचाती है, किस जगह पर पहुँचाती है, तो ये सबसे अधिक जो नुकसान है वो कहाँ पर पहुँचाती है, यूरोप में ज़्यादा ये क्या होती है, घातक होती है। यूरोप महाद्वीप जो होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा घातक बीमारी कौन सी होती है, पेब्राइन बीमारी होती है। नंबर थर्ड पॉइंट की बात करें तो नंबर थर्ड पॉइंट आता है, ये पेब्राइन बीमारी जो रेशम कीट के अंदर लगती है, तो रेशम कीट की किस अवस्था के अंदर ये पेब्राइन बीमारी लगती है, तो रेशम की यदि हम बात करें तो रेशम की जो चारों जो अवस्थाएं होती है, चारों अवस्था को नुकसान पहुंचाता है। ये क्या करता है, चारों अवस्थाओं को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। चारों अवस्थाएं कौन कौन सी हो जाएगी, हमारे अंडा हो जाएगा, लार्वा हो जाएगा, प्यूपा हो जाएगा और वयस्क हो जाएगा। ये चारों अवस्थाओं को नुकसान पहुंचाता है, इसी कारण से इसको सबसे घातक बीमारी के रूप में कंसीडर किया जाता है। और यदि हम मान लें कि चारों अवस्थाएं अगर थोड़ी थोड़ी भी प्रभावित होती हैं तो उसकी वजह से जो लार्वा अवस्था जो होती है वो पत्तियों को फीड कम कर पाएगी और उसकी वजह से अल्टीमेटली आगे जाकर जो हमारा रेशम का जो धागा होता है उसका जो प्रोडक्शन हमको होगा वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इसीलिए इसको सबसे घातक बीमारी के रूप में कंसिडर किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे इसको याद करते चलिएगा, पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारी होती है वो यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। अब हम नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा, नंबर सेकंड हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा नंबर, यहाँ पर हम बी की बात करें तो नंबर सेकंड पर हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा जीवाणु जनित। कौन सी हो जाएगी, जीवाणु जनित बीमारियाँ। ठीक है ना, प्रोटोजोआ जनित की हमने बात की। अब हम देखते हैं जीवाणु जनित बीमारियाँ। जीवाणु जनित बीमारी के अंदर नंबर फर्स्ट पर आता है हमारे पहला जो बीमारी का प्रकार आता है वो आता है सोटा बीमारी। कौन सा, सोटा रोग। कौन सा रोग आता है, सोटा रोग आता है। ये जो सोटा रोग जो होता है किसकी वजह से होता है, ऑप्शन हो जाएगा हमारे जीवाणु की वजह से होता है। अब किस जीवाणु की वजह से होता है उसका नाम याद रखिएगा, ये होता है बेसिलस। किसकी वजह से होता है, तो ये होता है बेसिलस थ्यूरिजिनेंसिस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, बेसिलस थ्यूरिजेंसिस की वजह से जो बीमारी होती है रेशम कीट के अंदर, उस बीमारी का नाम क्या हो जाएगा, सोटा रोग हो जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में बीटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो बीटी की वजह से होने वाली बीमारी होती है वो कौन सी होती है, सोटा रोग होता है, ये हमें ध्यान रखना है। नंबर सेकंड की यदि हम बात करें तो नंबर सेकंड पर हो जाएगा इसके अंदर फ्लेचेरी बीमारी। कौन सी हो जाएगी, फ्लेचेरी की बात करें तो फ्लेचेरी जो होती है ये किसकी वजह से होती है, पहला तो हो जाएगा जीवाणु की वजह से होता है। अब किस जीवाणु की वजह से होता है ये याद रखिएगा, तो ये होता है स्ट्रेप्टोकोकाई कोलेरोजिनस जीवाणु से होता है। किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई कोलेरोजिनस नामक जो जीवाणु होता है उसकी वजह से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, फ्लेचेरी बीमारी होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा स्ट्रेप्टोकोकाई कोलेरोजिनस नामक बैक्टीरिया की वजह से फ्लेचेरी बीमारी होती है रेशम कीट के अंदर। अब ये जो फ्लेचेरी बीमारी होती है ये बीमारी का जब ये बीमारी रेशम कीट के अंदर लगती है तब रेशम कीट के अंदर किस भाग को ये प्रभावित करती है, फ्लेचेरी बीमारी। तो इसकी यदि हम बात करें तो ये किसको प्रभावित करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा किसको प्रभावित करती है। जैसे हमने बात किया था पेब्राइन जो बीमारी होती है उसमें चारों अवस्थाएं प्रभावित होती है, तो ये इसमें कौन प्रभावित होता है, तो इसमें प्रभावित होता है हमारे आहार नाल। कौन प्रभावित होता है, आहार नाल प्रभावित होता है, यानी कि भोजन को मुख से पेट तक ले जाने का जो नली होती है उसे हम आहार नाल कहते हैं। अगर आहार नाल प्रभावित हो जाएगी, ये काम करना बंद कर देगी तो अल्टीमेटली भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो रेशम का जो धागा होता है वो हमें कम प्राप्त होगा और उत्पादन गिरने लग जाएगा। तो ये दो कैटेगरी हमारे कंप्लीट होती हैं, प्रोटोजोआ जनित और दूसरा होता है हमारे जीवाणु जनित। ठीक है ना, तो इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम नंबर थर्ड की बात करते हैं जिसके अंदर हमारे कवक जनित होने वाली जो बीमारी आती है जिसको हम मस्कार्डिन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर थर्ड हो जाएगा हमारे, उस बीमारी का नाम हो जाएगा कवक जनित बीमारी। क्या नाम हो जाएगा बीमारी का नाम,
कवक जनित। कवक जनित बीमारी का क्या नाम था? इसके अंदर हमने देखा था मस्कार्डिन। क्या नाम था उसका? मस्कार्डिन बीमारी का नाम था, ठीक है ना। ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न पूछा जाता है बीमारी का नाम दे देंगे और वो किसकी वजह से होती है। प्रोटोजोआ की वजह से ज़्यादातर पूछा जाता है। ये जो मैंने शुरू के नाम लिखाए थे ना 4, पेब्राइन, दूसरा हो जाएगा मस्कार्डिन, तीसरा हो जाएगा ग्लेचरी और ग्रेसरी और चौथा हो जाएगा इसके अंदर हमारे उस वायरस के द्वारा होने वाली जो बीमारी थी। तो ठीक है ना, तो ये चारों बीमारियों का नाम दे देंगे और पूछेगा कि कौन सी बीमारी किसकी वजह से होती है। जैसे हम बात करें, प्रश्न आ जाएगा कि मस्कार्डिन बीमारी रेशम कीट में किसकी वजह से होती है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, वायरस। तो किसकी वजह से हो जाएगी? कवक की वजह से हो जाएगी। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर अंदर से पूछे गए तो वो फिर पर्टिकुलर बीमारी का नाम दे देंगे और उसका वाहक पूछ लेंगे या फिर उसका पैथोजन का नाम पूछ लेंगे, ठीक है ना। अब ये जो मस्कार्डिन बीमारी जो होती है रेशम कीट के अंदर 2 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट आती है इसके अंदर सफ़ेद मस्कार्डिन। ये नंबर फर्स्ट तो आती है कौन सी? सफ़ेद मस्कार्डिन। और दूसरा आता है इसके अंदर सफ़ेद मस्कार्डिन और नंबर सेकंड हो जाएगा ग्रीन मस्कार्डिन। ये जो मस्कार्डिन जो होती है डिजीज़, ये 2 प्रकार की होती है रेशम कीट के अंदर, सफ़ेद मस्कार्डिन और ग्रीन मस्कार्डिन। अब सफ़ेद मस्कार्डिन की यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो रोग कारक होता है वो कौन होता है? तो वो होता है ब्यूवेरिया बेसियाना। क्या नाम होता है उसका? ब्यूवेरिया बेसियाना उसका रोग कारक का नाम होता है। और ये ब्यूवेरिया बेसियाना क्या होता है? ये क्या होता है? एक कवक होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये जो जब रोग उत्पन्न करता है रेशम कीट के अंदर तो उसका जो शरीर का जो रंग हो जाता है वो कैसा हो जाता है? सफ़ेद रंग में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे ग्रीन मस्कार्डिन। ग्रीन मस्कार्डिन की यदि हम बात करें तो उसका रोग कारक का नाम हो जाएगा मेटाराइजियम 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 एनिसोपिली। क्या नाम हो जाएगा? मेटाराइजियम एनिसोपिली उसका रोग कारक का नाम हो जाएगा। और ये भी क्या होता है? हमारे कवक होता है। ये भी क्या होता है? हमारे कवक होता है। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम याद रख लीजिएगा इसको कि सफ़ेद जो होता है वो ब्यूवेरिया बेसियानस और ग्रीन मस्कार्डिन जो होता है वो मेटाराइजियम एनिसोपिली नामक कवक के माध्यम से ये बीमारी होती है। ये हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ में हमारे बायोटिक से होने वाली जितनी भी बीमारियाँ थी वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होती हैं। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार से इनको सम्मानित कर लेना, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इंटरमीडिएट के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे बीमारी का जो अगला जो कैटेगरी हो जाएगी वो नंबर सेकंड पर हो जाएगी। कौन सा? मध्यजीवी कारक की वजह से होने वाले बीमारी। मध्यजीवी कारक की वजह से जो प्रमुख बीमारियां होती हैं उसमें एक कंसिडर की जाती है और उस बीमारी का नाम क्या हो जाएगा? तो उस बीमारी का नाम हो जाएगा वायरस जनित बीमारियां, ठीक है ना। कौन सी बीमारियां? वायरस जनित बीमारी। वायरस जनित के अंदर नंबर फर्स्ट पर आती है हमारे सफ़ेद फ्लेचेरी। नंबर फर्स्ट पर कौन सी आती है? सफ़ेद फ्लेचेरी, ठीक है ना। कौन सी आती है? सफ़ेद फ्लेचेरी। सफ़ेद फ्लेचेरी जो बीमारी होती है ये किसकी वजह से होती है? तो ये जो होती है वो होती है साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? ये CPV नामक वायरस की वजह से होती है। इसका पूरा नाम होता है साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस के द्वारा होती है। किसकी वजह से होता है? साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस के द्वारा होती है। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड पे जो बीमारी हो जाएगी उस बीमारी का नाम हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो बीमारी भी, और वो बीमारी हो जाएगी कौन सी? ग्रेसरी बीमारी। कौन सी हो जाएगी? ग्रेसरी रोग। ये जो ग्रेसरी जो रोग होता है ये किस वायरस के द्वारा होता है? तो ये बोरोलिना। किस वायरस के द्वारा होता है? बोरोलिना
वायरस के द्वारा होता है, उस वायरस का नाम क्या हो जाएगा, बोरोलिना वायरस हो जाएगा। और बोरोलिना वायरस के द्वारा होने वाली जो बीमारी होती है उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्रेसरी बीमारी हो जाएगी। ये हमें ध्यान रखना। अब प्रश्न ये आता है कि जो सफ़ेद फ्लैचेरी जो होता है ये किस अंग को प्रभावित करता है, या हम कह सकते हैं किस अवस्था को प्रभावित करता है। तो ये याद रखिएगा, ये किसको प्रभावित करता है, लार्वा अवस्था को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, लार्वा अवस्था इसके द्वारा प्रभावित होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो हमारे सफ़ेद फ्लैचेरी बीमारी होती हैं ये किस भाग को प्रभावित करती है, किस अवस्था को प्रभावित करती है, तो किसको प्रभावित करती है, लार्वा अवस्था को ये प्रभावित करती है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये मध्यवर्ती जो कारक होता है यह, तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है वो दो होती है, सफ़ेद फ्लैचेरी और ग्रेसरी, ये रोग होता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर अगला जो बीमारी का जो प्रकार हो जाएगा वो मैंने आपको बता ही दिया था, ए बायोटिक के अंदर मैंने बताया था कोर्ट रोग। कोर्ट रोग जो होता है पोषक तत्व की कमी की वजह से होता है, ये एक याद रखिएगा। अब इसके अंदर एक बीमारी आती है जिसको हम गेटाइन बीमारी, गेटाइन, इसको नोट डाल के लिखना, इस बीमारी के बारे में नोट डाल कर लिखना। ये जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम क्या होता है, तो गेटाइन रोग। इस बीमारी का नाम क्या हो जाएगा, गेटाइन रोग हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सी बीमारी हो जाएगी, गेटाइन रोग हो जाएगा। और ये जो गेटाइन जो रोग होता है ये किसकी वजह से होता है, इसके दो कारक होते हैं, वो दोनों कारक याद रखना, ठीक है ना। तो बात करें जो गेटाइन जो बीमारी होती है इसके कारक कौन होते हैं, तो इसके कितने कारक होते हैं, दो कारक होते हैं। एक तो कारक होता है इसके अंदर बायोटिक, एक तो कारक होता है इसके अंदर बायोटिक, और दूसरा होता है इसके अंदर एबायोटिक, एबायोटिक फैक्टर, ठीक है ना। तो प्रश्न आएगा कि रेशम कीट की ऐसी कौन सी बीमारी है जो बायोटिक व एबायोटिक या फिर हम कह सकते हैं जैविक कारक और अजैविक कारक की वजह से होती हैं, तो उस बीमारी का नाम क्या हो जाएगा, गेटाइन रोग हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं बायोटिक कारक कौन सा है और एबायोटिक कारक कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करें इसके अंदर बायोटिक कारक कौन सा होता है, तो बायोटिक कारक का नाम हो जाएगा जीवाणु। क्या हो जाएगा, हालांकि उस जीवाणु का नाम क्या होता है वो अभी हम देखेंगे, पहले हम सरफेस से देख रहे हैं कि बायोटिक कारक कौन सा होता है, उस कारक का नाम क्या हो जाएगा, जीवाणु। और एबायोटिक कारक का नाम क्या हो जाएगा, विकिरण। एबायोटिक फैक्टर का नाम क्या हो जाएगा, विकिरण। अब विकिरण भी कई प्रकार की होती हैं, इसके अंदर विबग्योर भी आता है हमारे, इसके अंदर यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, कई सारी प्रकार की विकिरण होती है। तो उन विकिरणों में कौन सा विकिरण जो होता है वो गेटाइन डिजीज को कोज करता है, ठीक है ना। तो अब हम इनके प्रमुख कारक देखते हैं कि जीवाणु के अंदर कौन सा जीवाणु हो जाएगा और विकिरण के अंदर कौन सी विकिरण होगी। तो यदि हम बात करें जीवाणु की, यदि हम बात करें तो जीवाणु के अंदर आता है, उस जीवाणु का नाम हो जाएगा स्ट्रेप्टो, जीवाणु का नाम हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस, उस जीवाणु का नाम हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस बोम्बिसिस। क्या नाम हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस बोम्बिसिस नामक जो जीवाणु होता है वो क्या करता है, गेटाइन रोग को कोज करता है। और विकिरण की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो विकिरण कौन सी हो जाएगी, तो विकिरण हो जाएगा यूवी रेज। कौन सी हो जाएगी, यूवी रेज हो जाएगी, ये हमें याद रखना। यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो विकिरण होती है उनकी वजह से जो हमारा बीमारी होती है रेशम कीट के अंदर कौन सी हो जाएगी, गेटाइन बीमारी हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो गेटाइन रोग जो होता है वो बायोटिक एबायोटिक की वजह से होता है। कौन सा कारक क्या हो जाएगा इनका, यहाँ पर इधर लिख देते हैं कारक, ठीक है ना। कारक का नाम क्या हो जाएगा, जीवाणु तो हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस बोम्बिसिस, और विकिरण हो जाएगा कौन सा, यूवी रेस विकिरण हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। इसको 5 स्टार से सम्मानित कीजिएगा, इसको 5 स्टार से सम्मानित कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होती है रेशम कीट का जो एक भाग जो होता है वो हमारे कंप्लीट होता है, प्रमुख जो रोग होते हैं वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। तो हम एक समरी देख लेते हैं, जितने भी हमने अभी तक रोग देखे उनकी एक हम समरी देख लेते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो और वो सारी की सारी बीमारियाँ एक ही हमारे स्लाइड में आ जाए। तो उनकी यदि हम समरी की बात करें तो समरी के अंदर हो जाएगा हमारे, समरी की यदि हम बात करें यहाँ पर साथियों, सारांश,
इसका यदि हम सारांश की बात करें, रोगों के सारांश क्या क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा हमारे एक तरफ तो आ जाएगा हमारे कारक, जिसके अंदर नंबर फर्स्ट पर आ जाएगा जैविक कारक। ठीक है, जैविक कारक की यदि हम बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती है, तो इसके अंदर आता है एक तो पेब्राइन जो होती है किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है। नंबर सेकंड की यदि हम बात करें पेब्राइन, नंबर सेकंड की यदि हम बात करें तो नंबर सेकंड पर हो जाएगा यहाँ पर मस्कार्डिन। कौन हो जाएगा, मस्कार्डिन। ये जो होता है ये किसकी वजह से होता है, कवक की वजह से होता है। नंबर थर्ड की यदि हम बात करें तो नंबर थर्ड पर हो जाएगा यहाँ पर फ्लेचरी, जो ये होता है ये किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है। जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ मैं। और इधर हो जाएगा हमारे मध्यजीवी कारक की यदि हम बात करें तो इसके अंदर हो जाएगा नंबर फर्स्ट पर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा इसके अंदर एक तो हो जाएगा सफ़ेद फ्लेचरी और दूसरा हो जाएगा इसके अंदर ग्रेसरी। ये जो दोनों बीमारियां जो होती है ये किसकी वजह से होती है, वायरस के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और नंबर थर्ड की यदि हम बात करें तो नंबर थर्ड पर हो जाएगा अजैविक कारक की यदि हम बात करें यहाँ पर तो अजैविक कारक में कौन हो जाएगा, उस बीमारी का नाम क्या हो जाएगा, कोर्ट रोग। और ये जो बीमारी होती है ये किसकी वजह से होती है, पोषक तत्व की कमी की वजह से होती है, पोषक तत्व की कमी की वजह से होती है। ठीक है ना, तो ये इसका सारांश होता है। और एक बीमारी आती है जिसको मैंने नोट डाल के लिखाया था, उस बीमारी का यहाँ पर नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उस बीमारी का नाम हो जाएगा गेटाइन। ठीक है ना, और ये जो गेटाइन जो होती है ये मुख्य रूप से हमारी किस किस की वजह से होती है, जीवाणु प्लस यूवी विकिरण की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, यूवी विकिरण की वजह से होती है। ये तो होता है हमारे बायोटिक और ये जो होता है हमारे एबायोटिक फैक्टर होता है। ठीक है ना, ये तो होता है हमारा बायोटिक फैक्टर और ये होता है हमारे एबायोटिक फैक्टर होता है। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, अभी इसमें मैंने नाम नहीं बताया, ये इसका पूरा सारांश होता है। जितनी भी बीमारियां हमने पढ़ी थी वो इसका पूरा का पूरा सारांश होता है। और एक बात और याद रखना, पेब्राइन जो बीमारी होती है, प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारी होती है, ये क्या होती है, सबसे घातक होती है। ठीक है ना, सबसे घातक होती है। चारों अवस्था को ये क्या करती है, प्रभावित करती है। चारों अवस्थाएं प्रभावित। ठीक है ना, कौन कौन सा प्रभावित अंग होता है वो भी यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे घातक होती है, चारों अवस्थाएं ये प्रभावित होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और नेक्स्ट बात करें फ्लेचरी बीमारी में जो प्रभावित होता है वो कौन प्रभावित होता है, तो आहार नाल प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है, आहार नाल प्रभावित होता है। नेक्स्ट बात करें जो हमारा ये जो नेक्स्ट बात करें सफ़ेद फ्लेचरी जो होता है इसमें कौन प्रभावित होता है, तो इसके अंदर कौन प्रभावित होता है, लार्वा प्रभावित होती है, यह हमें ध्यान रखना। ठीक है ना, सफ़ेद फ्लेचरी की बात करें तो इसमें कौन प्रभावित होता है, तो लार्वा अवस्था जो होती है वो प्रभावित होती है। इसी के साथ में हमारे जितने भी प्रमुख रोग थे रेशम कीट के वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे रेशम कीट के प्रमुख जो भी प्राकृतिक शत्रु होते हैं और इनका जो इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर ये दोनों टॉपिक के बारे में हम इसी सेशन में चर्चा करेंगे तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपको भी थोड़ी समझने में परेशानी आएगी। तो जो मैंने आज यहाँ पर बताया दो टॉपिक, एक तो मैंने बताया था आपको किस प्रकार से हम रेशम कीट की सहायता से रेशम का धागा प्राप्त कर सकते हैं, उसके तीनों जो मैकेनिज्म थे, प्रोसेस थे, वो याद होनी चाहिए आपको। और प्रमुख जो डिजीज़ थी वो चार्ट आपको याद होना चाहिए। एक तो मैंने क्लासिफिकेशन वाला चार्ट बताया था वो याद रखिएगा, और एक ये जो मैंने सारांश बताया ये सारांश पूरा याद रखिएगा, उससे आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद में अदर कोशिश करना है कि इनके अंदर जो भी इनके प्रकार आते हैं, उनके रोग का कारक आते हैं, पैथोजन का टाइप जो आता है वो याद रखने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि सेशन कैसा लगा है, और इसमें किसी भी प्रकार के आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या होती है तो उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ दीजिएगा, तो मैं उसको जैसे समय मिलेगा तो सेशन के अंत में वो टॉपिक आपके कवर करवा दूंगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।